कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो पॉलिटी का लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स में हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, जो आर्टिकल 14 की बात होती है वहां से हमने देखना शुरू किया था। 14, 15, 16, अब 17 और 18 आर्टिकल बचा हुआ है। ये दोनों आर्टिकल आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक है आर्टिकल नंबर 17 और फिर आर्टिकल नंबर है 18। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है, और आर्टिकल जो 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। किसके अंत की बात करता है? उपाधियों के अंत की। आर्टिकल 18 में जो 17 में जो बातें कही गई है, अस्पृश्यता का अंत, तो आपको अस्पृश्यता का अंत बोलने से थोड़ी होगा, समाज में बदल लाना पड़ेगा। और समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन लाने के दो तरीके रहते हैं। एक तो जन जागरूकता फैलाइए तो परिवर्तन आता है, और दूसरा कानून बनाइए। जन जागरूकता एकाएक नहीं आ सकती, इसलिए परिवर्तन लाना है तो कानून के माध्यम से। और आर्टिकल 35 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि आप आर्टिकल 17 या फिर जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए पूरे भारत में, उसके लिए आप आर्टिकल 35 का उपयोग करते हुए आप संसद में कानून बना सकते हो, संसद के माध्यम से कानून बना सकते हो। तो आर्टिकल 17 में जिस बात को नकारा गया है वो है अस्पृश्यता, और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र में अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है। इसमें 1975 के बाद में 1976 में एक बड़ा परिवर्तन लाया गया और उसके एरिया को थोड़ा सा बढ़ाया गया, और बढ़ाने के बाद में इस अधिनियम का उतना अधिक प्रभाव जब दिखा नहीं सरकार को, तो सरकार के द्वारा 1989 में एक प्रमुख अधिनियम लाया गया जिसे एट्रोसिटी एक्ट कहा गया। इस एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के ऊपर किसी भी प्रकार के जाति सूचक शब्दों का या फिर दुर्भावना के साथ कोई कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति के को यह अधिकार है कि वह व्यक्ति अन्य जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दायर करे, और कंप्लेंट दायर करने के बाद में सरकार जो पुलिस है उसके द्वारा सीधे पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। मतलब गैर जमानती इस एक्ट का एक प्रमुख प्रभावशाली धारा है जो कहीं ना कहीं अस्पृश्यता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और इसके कारण ये चर्चा में भी रहा। 1918 में खासा चर्चा में रहा, क्योंकि उसकी एक धारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक अमानवीय कहते हुए कहीं ना कहीं खारिज किया, क्योंकि ये कहा गया था कि एट्रोसिटी एक्ट अधिनियम का उपयोग समाज में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। समाज में इस एक्ट का उद्देश्य जो था वो उस उद्देश्य से भटक गया, और कई सारे लोगों को इस बात के लिए प्रताड़ित करने के लिए, पैसे की रॉबरी करने के लिए उनके लिए इस एक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए सरकार को कहा कि आप इस एक्ट की इस धारा को परिवर्तित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में 1918 अप्रैल के समय में एक जजमेंट दिया और एट्रोसिटी एक्ट की उस धारा को समाप्त कर दी। फिर जन आंदोलन हुआ, और जन आंदोलन के बाद में सरकार के द्वारा फिर इस एक्ट को पुनः अपने मूल रूप में सरकार के द्वारा संसद में पास कराया गया, और वर्तमान में जो मूल अधिनियम था वही अधिनियम बना हुआ है। तो मतलब अस्पृश्यता की समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 कहता है, और उस एक्ट आर्टिकल को प्रभावशाली बनाने के लिए कई सारे कानूनों का निर्माण किया गया। ये बात हो गई आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अब उपाधियों के अंत की बात क्यों करता है? क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जितने भी आर्टिकल है वो समानता की बात करते हैं, और आर्टिकल 14 सब क्षेत्र में समानता, पर 15, 16, 17 और जो 18 स्पेसिफिक क्षेत्र में।
यदि उपाधि होंगी तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, समाज में जो इक्वलिटी है वो क्या हो जाएगी, डैमेज होगी। और भारतीय समाज जो पूर्व का था, आजादी के पूर्व का, वहां पर उपाधियां बहुत अधिक चलती थी। चाहे यदि हम राजवंश के समय में ले या ब्रिटिश काल के समय में ले, हर व्यक्ति की अलग अलग उपाधियां रहती थी और उपाधियों के माध्यम से उसका जीवन स्तर निर्धारित होता था उस प्रकार से। तो इसके कारण समाज में इक्वलिटी समाप्त हो रही थी और इसी के कारण उस इक्वलिटी को पुनः लाने के लिए भारतीय संविधान में संविधान सभा के लोगों के द्वारा समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की। परंतु इसमें उपाधियों की अंत की तो बात की, परंतु कुछ ऐसे बातें भी उन्होंने जोड़ी, वो बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहली बात क्या है कि राज्य जो है, याद रखिएगा, राज्य शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं देगा। एक तो शिक्षा की, टीचर, और सैनिक, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, जनरल, मेजर, जो भी रहेगा, इसके अलावा और कोई भी उपाधि नहीं देगा। ये आर्टिकल 18 का पहला बात कहता है। यहां तक कोई दिक्कत है? आर्टिकल 18 में जब ये बात हो रही है तो आर्टिकल 18 के बाद में अगली बात यह है, आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी भारतीय विदेशों से उपाधि नहीं लेगा। कोई भी भारतीय विदेशों से उपाधि नहीं लेगा, मतलब भारत में नहीं दिया जा रहा है, ये बात तो सही है, परंतु ये भी बोला जा रहा है कि आप विदेशों में भी नहीं ले सकते, क्योंकि भैया भारत में तो बंद है। परंतु आज भी अगर आप जाओगे इंग्लैंड में तो वहां पर उपाधियां हैं। आज भी अगर आप जाओगे गल्फ कंट्रीज में तो वहां पर भी राजवंश, राजसत्ता आज भी है, तो वहां पर उपाधियां आज भी दी जाती। अगर कोई भारतीय है और वो वहां गया और वहां जाने के बाद में उसे उपाधि दी जा रही है तो वो उपाधि नहीं लेगा। ये आर्टिकल 18 का कौन कह रहा है? 2 कह रहा है। फिर 18 का 3 ये बात कहता है कि कोई भी विदेशी, अब पहले 2 में क्या बोला, कोई भी भारतीय, अब ये कह रहा है आर्टिकल 18 का 3, कोई भी विदेशी जो भारतीय सेवा में है, और लाभ कमा रहा है, वह व्यक्ति भी उपाधि नहीं ले सकता। यदि वो उपाधि लेगा तो उसके पहले उसे राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उपाधि ले सकता है। ये आर्टिकल 18 का कौन कह रहा है? 3 कह रहा है। आर्टिकल 18 के 3 के बाद आता है आर्टिकल 18 का 4, जो ये कह रहा है कि कोई भी विदेशी हो या कोई भी भारतीय किसी भी विदेश से भेंट, पुरस्कार वगैरह नहीं ले सकता। यदि उसे भेंट और पुरस्कार मिल रहे हैं तो उस पुरस्कार को लेने से पहले उसे भारत के राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी होगी। ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत कही गई 4 बातें हैं। अब ये उपाधियों के अंत की तो बात होगी, परंतु इसके संबंध में कभी कभार प्रश्न भी पूछे गए, क्योंकि ये बोला जाता है कि हम राष्ट्रपति के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न के बाद भारत विभूषण, भारत भूषण, पद्मश्री जैसे जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये क्या अलंकरण है, क्या उपाधियां हैं? तो ये प्रश्न जब पूछा गया तो ये प्रश्न में एक बात क्लियर होगी। ये 1996 का मामला था और 1996 में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि जो 1954 में जो भारत सरकार के द्वारा जो अलंकरण या पुरस्कार देना शुरू किया, जिसमें भारत रत्न, विभूषण, भूषण और पद्म श्री जो पुरस्कार है, जिसमें से याद रखिएगा ये जो 3 पुरस्कार है, ये 3 पुरस्कार भारतीय जो सेवा में रहते हैं उनमें सबसे ऊंचा पुरस्कार है विभूषण। भारतीय सेवा में जैसे IAS, IPS, ये जो
रहते हैं, सर्वेंट में, सिविल सर्वेंट में आते हैं, उनके लिए पद्म विभूषण जो है वो सबसे उच्च पुरस्कार है। उसके बाद में भूषण और फिर आता है पद्म श्री। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो 4 श्रेणी में कोई अगर व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो उसे दिया जाता है। पहला कौन सा काम है? समाज में, याद रखिए, कला में, साहित्य में और विज्ञान के क्षेत्र में। ये समाज वाला जो पोर्शन है ये सचिन तेंदुलकर को देने के लिए जोड़ा गया। पहले ये 3 ही बिंदु थे, 3 ही बिंदु को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता था। भारत रत्न जो दिया गया 1954 से लेकर, ये जो पुरस्कार थे 1954 से लेकर 1977 तक के लगातार देते रहे, पर जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आई तो वो बंद कर दिए गए और फिर 1980 से पुनः वो शुरू हुए। और 1980 में जैसे ही शुरू हुए तो मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद में उन्हें 1980 में भारत का भारत रत्न दिया गया। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये बातें थोड़े से अगर ध्यान में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 1996 का जो केस था, रिटर्न आते अपने टॉपिक पर, 1996 का जो केस था, 1996 के केस में सरकार ने कहा कि ये अलंकरण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बातों को माना, परंतु एक स्ट्रिक्टली कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति इन पुरस्कारों को अपने नाम के सामने अगर लाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो उपाधि हो जाएगी। तो अगर नाम के सामने लाएगा तो कहीं ना कहीं ये रत्न जो पुरस्कार है उसे छीना जाना चाहिए, क्योंकि वो समाज में इक्वलिटी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। तो ये बात जब कहेगी तो सरकार से कहा कि आप इस संबंध में कानून बनाइए, परंतु सरकार ने जो अनुच्छेद 18 है उसको लेकर अभी तक के एक भी कानून नहीं बनाया। तो मतलब स्थिति पूरी तरह साफ है कि भैया उपाधियों के अंत की बात भी हम कह रहे हैं। पर अब आते हैं बात आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 ये फिर वैसे ही आर्टिकल है जैसे आर्टिकल हमारे 15, 16, 17 थे, जिसमें 21वां आर्टिकल और 22वां आर्टिकल बहुत बड़ा, 19वां आर्टिकल भी बहुत बड़ा। तो हम कल के लेक्चर में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के पर हम बात करेंगे। अच्छे से बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, समझ में आते रहेगा। उसके पहले 2 से 3 प्रश्न लिख लीजिए। 2 से 3 प्रश्न लिखकर आप थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे कि हमें क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो पहला, भारत में भारत रत्न किन किन श्रेणियों के में दिया जाता है? भारत में भारत रत्न किन किन श्रेणियों में दिया जाता है? दूसरा, अस्पृश्यता की समाप्ति के एट्रोसिटी एक्ट कब संसद में लाया गया? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, आर्टिकल 16 में धर्म के आधार पर क्या नौकरियों में विभेद किया जा सकता है? हाँ या ना? यदि हाँ तो ये बातें किस प्रकार से रहेंगी आप समझाइए। दूसरा, क्या नौकरियों में जाति के आधार पर भेद किया जाएगा? यदि हाँ तो बताइए, यदि ना तो उसे एक्सप्लेन करिए। क्या नौकरियों में जन्म स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है? यदि हाँ तो उसे समझाइए। उसी के बाद में आप एक लास्ट प्रश्न लिखिएगा, उपाधियों के अंत के विषय में आर्टिकल 18 में कितनी बातों को कहा गया उसे एक्सप्लेन कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।